अब हम करने लगे हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स देखते हैं और उसको वही स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले 5.1 स्टेटमेंट देखते हैं। A tiny laser beam is directed from the earth to the moon. If the beam is to have a diameter of 2.50 meter at the moon, how small must divergence angle be for the beam? The distance of moon from the earth is 3.8 into 10 raised to the power 8 meter. ठीक है, आपने इस प्रॉब्लम को पहले समझना है। ठीक है, सॉल्यूशंस जो लिखे हुए हैं वही मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें फिगर नहीं बनी हुई, फिगर अगर बनी हो तो ये प्रॉब्लम जरा अच्छे से समझ आ जाएगी जी। तो ये मैंने एक फिगर ढूंढी है, ये देखें, एक लेजर बीम है, ये अर्थ से निकलकर किस तरफ जा रही है? मून की तरफ। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जो एक टॉर्च लाइट होती है, जब आप टॉर्च लाइट ऑन करते हैं तो जिस भी वॉल पर आप उस लाइट को फॉल करवा रहे होते हैं, उस लाइट पे आपने देखा होगा कि टॉर्च का जितना सर्कल है ना, उतना सर्कल नहीं बनता, बल्कि एक वाइड सा सर्कल बनता है, क्योंकि लाइट स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, तो यही हुआ है कि लेजर बीम जो निकली है वो मून तक जाते जाते स्प्रेड हो गई है। तो ये एक समझ लें कि मून के ऊपर जाके इस तरह बड़ा सा सर्कल बनेगा उस लेजर का। ठीक है, तो ये सिचुएशन दिखाई गई है। एक दफा स्टेटमेंट में आपको दोबारा दिखाऊं। इफ बीम इज टू हैव अ डायामीटर ऑफ 2.5 मीटर, बीम का जो डायामीटर है वो है 2.5 मीटर। तो ये बीम का सर्कल बना था ना। ठीक है, बीम के डायमीटर से मुराद है कि बीम का जो सर्कल बनेगा उसका डायमीटर। तो मून के ऊपर ऐसे इसका सर्कल बना था ना, तो इसका जो डायमीटर है दैट विल बी 2.5 मीटर। ओके, नेक्स्ट, हाउ स्मॉल मस्ट डाइवर्जेंस एंगल फॉर द बीम? आपने ये वाला एंगल बताना है, डाइवर्जेंस एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। और क्या बताया? द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज दिस। अर्थ और मून का ये वाला डिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो अगर आप नोट करें, ये बिल्कुल ऐसे बना है जैसे एक सर्कल है, उसकी एक आंख कट हो रही है। वो ये आंख हो गई वो वाली। ठीक है, ये दो उसके रेडियस हो गए, ये उसका एंगल हो गया। ठीक है, अगर आप इसको कंप्लीट करना चाहें तो इस तरह एक बड़ा सा सर्कल बनेगा। ठीक है, तो ये आप समझ लें आर्क लेंथ हो गई, ये दोनों रेडियस हो गए और ये हो गया एंगल। तो क्या रिलेशन बनता था जब इस तरह की सिचुएशन होती थी, एक सर्कल की आर्क कटती थी, होता था इस इक्वल्स टू आर थीटा। ठीक है, अब आर जो है वो आपको नजर आ रहा है इस फिगर के अंदर कि ये आर है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, ये आर है। ठीक है, और एस क्या है? ये है 2.5 मीटर। ठीक है, वैल्यूज लगाते हैं तो एस ये हो गया 2.5 मीटर, ये हमें फिगर से देखकर समझ आई। और आर जो है ये हो गया 3.8 इंटू 10⁻⁸ मीटर। तो इस रिलेशन से एस इक्वल्स टू आर थीटा से थीटा सेपरेट किया, एस ओवर आर आ गया, एस की वैल्यू लगाई, आर की वैल्यू लगाई, इसको सॉल्व किया तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाती है 6.6 इंटू 10⁻⁻9 रेडियंस। ठीक है, अब ये रेडियंस में होगा, आपको याद होगा कि हमने ऐसा यूनिट जो है वो रेडियंस असाइन किया हुआ था। तो ये वैल्यू जो है ये है डाइवर्जेंस एंगल की। राइट, मैच कर लेते हैं आंसर। तो 6.6 इंटू 10⁻⁻9 रेडियंस। ठीक है, आंसर ठीक आया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 5.2। A gramophone record record turntable accelerates from rest to an angular velocity. Rest to an angular velocity of this. इसका मतलब हुआ, रेस्ट का मतलब है ओमेगा आई विल बी 0 एंड ओमेगा एफ विल बी दिस 45 रेवोल्यूशन पर मिनट इन 1.6 सेकेंड। टाइम दे दिया 1.6 सेकेंड। व्हाट इज इट्स एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन? तो आपने एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है। देखिए ओमेगा आई तो 0 है, इनिशियली रेस्ट पर था। ओमेगा एफ है 45 रेवोल्यूशन पर मिनट। इसको आपने रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो लगा लें, हमने रेवोल्यूशन का और रेडियंस का रिलेशन लिखा था, तो क्या था? 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस। तो इस वजह से यहाँ पे आ गया 2 पाई रेडियंस। अब पर मिनट है तो इसको पर सेकंड बनाना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इस वजह से ये 2 पाई बाई 60 लिखा हुआ है। ओके, इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1.5 पाई रेडियंस पर सेकंड। तो ये आपकी जो
फाइनल वेलोसिटी है ओमेगा एफ, उसकी वैल्यू आ गई एसआई यूनिट में। डेल्टा टी आपको दिया हुआ है 1.6 सेकेंड। आपने एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्या एक्सप्रेशन था उसका, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, where delta omega equals to omega f minus omega I। ओमेगा एफ की वैल्यू लगाएं, ओमेगा आई तो 0 है, डेल्टा टी की वैल्यू लगाएं। इनको सॉल्व करें तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 2.9 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। मैच कर लेते हैं आंसर, 2.95 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर इज करेक्ट। 5.3 a body of moment of inertia this about a fixed axis rotates with a constant angular velocity of this। I given है, ओमेगा गिवन है, और ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द रोटेशन। ठीक है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी लिखा हुआ है ना, तो ओमेगा कांस्टेंट है। कैलकुलेट इट्स एंगुलर मोमेंटम एल एंड द टॉर्क टू सस्टेन दिस मोशन। तो एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन भी आपको पता है क्या होता है। वैसे तो हमने 2-3 एक्सप्रेशन निकाले हुए एंगुलर मोमेंटम के, लेकिन वो एक्सप्रेशन जिसमें आई आता है और ओमेगा आता है, यानी गिवन डाटा आता है, वो क्या था, एल इक्वल्स टू आई ओमेगा। ठीक है, इसी तरह टॉक आपने निकालना है, तो देखते हैं हम बारी बारी इन दोनों को कैलकुलेट करके देखते हैं। आई गिवन है, ओमेगा गिवन है, एल निकालना है और टॉ निकालना है। तो सबसे पहले हम एंगुलर मोमेंटम एल फाइंड करने लगे हैं। इट इज इक्वल टू आई ओमेगा, दोनों वैल्यूज गिवन है, सिंपल मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करें। अच्छा, ये इसके यूनिट्स को सॉल्व किया गया है कि यूनिट्स इस तरह से चेंज होंगी। फाइनली जो आपके पास आंसर आता है दैट इज 80 जूल्स सेकेंड। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास टॉक है। टॉक का क्या एक्सप्रेशन निकला था, आई अल्फा निकला था। ठीक है, तो आई अल्फा जो है वो अब हम अल्फा तो हमारे पास नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ी सी सोचने वाली बात हो गई। ठीक है, इसको करने के लिए क्या करते हैं, स्टेटमेंट की तरफ वापस जाते हैं। अच्छा, यहाँ जरा नोट करें, रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। अगर आपको याद हो एंगुलर एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब जब आपकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका चेंज तो जीरो होगा ना, डेल्टा ओमेगा जीरो होगा, तो इसीलिए आपका एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाता है। तो यही लिखा हुआ है, सिंस द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी सो अल्फा इक्वल्स टू जीरो। इसको थोड़ा सा आप और एक्सप्लेन करके लिख दें। आप बता दें अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी एंड ओमेगा इज कांस्टेंट सो डेल्टा ओमेगा इज जीरो, हेंस अल्फा इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इस तरह के 1-2 स्टेप्स इसमें ऐड कर दें ताकि देखने वाले को समझ आ जाए कि आपको पता है कि ये क्यों जीरो हुआ है। ठीक है, अल्फा जीरो है तो जीरो पुट करें, जीरो मल्टीप्लाइड बाय आई इट विल बी जीरो। तो टॉक इन दिस केस इज जीरो। एंगुलर मोमेंटम 80 जूल सेकंड निकला और टॉक जो है वो जीरो निकला। लेट्स क्रॉस चेक द आंसर। ये देखिए 80 जूल सेकंड एंड जीरो, तो हमारे आंसर्स जो हैं वो ठीक आए हैं। ओके, 5.4 जो है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो हम 5.5 करते हैं। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्टार ऑफ मास, मास गिवन है किलोग्राम में, रेडियस गिवन है उस स्टार का किलोमीटर में। इफ इट मेक्स वन कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, यानी कि अब ये स्पिन मोशन आपको बता रहे हैं, वंस इन 20 डेज, एक रेवोल्यूशन 20 डेज में कंप्लीट होती है। व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी, आप में इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो आपको क्या क्या गिवन है, मास गिवन है, रेडियस गिवन है, फिर आपको कहा गया है कि आपने इस डेटा को यूज करके, मास और रेडियस को यूज करके एंगुलर मोमेंटम बताना है। फिर आपको ये कहा गया है कि अगर वो 20 दिन में एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक है, ये 2 चीजें आपने फाइंड करनी है। सोल्यूशन ले लेते हैं इसका जी। मास आ गया किलोग्राम में, रेडियस आ गया किलोमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद टाइम जो आपको गिवन है फॉर वन कंप्लीट रोटेशन, तो ये टाइम पीरियड हो जाएगा।
एक रोटेशन के लिए ना, एक साइकिल के लिए, तो ये टाइम पीरियड हो जाएगा, ये टाइम जो है तो 20 डेज है। इन 20 डेज को आप सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो एक दिन में 24 घंटे होते, 24 से मल्टीप्लाई हो गया, और एक घंटे में 60 सेकंड्स होते तो 60 से मल्टीप्लाई हो गया, और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं तो अगेन 60 से मल्टीप्लाई हो गया, तो वो 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 इकट्ठा करके 3600 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा सेकंड्स के अंदर। अब आपने एंगुलर मोमेंटम बताना है सबसे पहले। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा होता है। ठीक है, अब ये दोनों चीजें आपको गिवन नहीं है, ना आई है ना ओमेगा है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले कि देखेंगे आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मून। अब मून जो है वो एक स्फेयर है, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको कहा था कि याद कर लें, वो जो 3-4 शेप्स थी। ठीक है, तो वहीं से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेयर उठाया, व्हिच इज 2/5 mr²। अब देखें m भी गिवन है, r भी गिवन है, i आपका आराम से निकल आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ओमेगा रह गया है। अब ओमेगा जो है वो वैसे तो एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन इसका टाइम पीरियड के साथ एक रिलेशन है। ठीक है, वो रिलेशन क्या है, वो है 2π/t। ये रिलेशन जो है ये हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि हमारे चैप्टर के अंदर वो टॉपिक ही इंक्लूड नहीं था जिसमें ये आता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इस फॉर्मूला को एज इट इज याद कर लेना है। ठीक है, ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t। तो ये अगर हम वो टॉपिक पढ़ते तो उसके अंदर ही आ जाता, लेकिन अभी आप इसको एज इट इज याद कर लें। ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t। इन दोनों एक्सप्रेशंस को पुट करते हैं अपने इस फॉर्मूला में, एल वाले फॉर्मूला में, उसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2π/t आ गया ओमेगा की जगह, 2/5 mr² आ गया आई की जगह। इसको सॉल्व करें, वैल्यूज लगाएं इन सब की। ये देखिए वैल्यूज लगी हुई हैं, लगा के इसको आपने सॉल्व करना है। ये देखिए सॉल्व हुआ हुआ है, पावर सॉल्व हुई हुई है। तो अब आपके पास एल की वैल्यू क्या आ रही है, 1.42 इंटू 10⁻42 जूल सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास आ गई एल की वैल्यू। नेक्स्ट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, अगर आपको याद हो हमने एक्सप्रेशन एक फाइंड किया था इसका, वो आया था ½ I ω²। तो आई का एक्सप्रेशन भी ऊपर निकाला हुआ है ये, और ओमेगा का भी ऊपर निकाला हुआ है ये। वैल्यू लगाते हैं, ये देखें ये आई की वैल्यू आ गई, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई, इसको स्क्वायर कर लिया, ये स्क्वायर खोला, और अब इन सब की वैल्यूज लगा दी। ठीक है, अब इन वैल्यूज को सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर से। ये देखिए सोल्यूशन देखते जाएं, ये पावर्स भी सॉल्व हो रही हैं साथ साथ। तो आपके पास फाइनल आंसर जो आता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज 2.58 इंटू 10⁻36 जूल। तो ये जो है ये आपके आंसर है। क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्रॉस मैच कर लेते हैं। तो ये देखें 14 इंटू 10⁻42 जूल सेकेंड, ये आपका एल है, और 2.5 इंटू 10⁻36 जूल ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करेंगे। एक और चीज मैं बता दूं, अगर आप आई की वैल्यू यहीं पे फाइंड कर लें और ओमेगा की वैल्यू भी यहीं पे फाइंड कर लें, तो आपका काम थोड़ा सा ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज लगाएंगे, फिर आपको ये एक्सप्रेशन लंबे लंबे दोबारा दोबारा वैल्यूज लगा के सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले आई और ओमेगा की वैल्यूज कैलकुलेट कर लें, और बाद में जो है ना उसको लगाकर तो फिर प्रॉब्लम अपना सॉल्व कर लें। ठीक है, नेक्स्ट इज 5.6। A 1000 kg car is traveling with the speed of this। ये आपको लीनियर स्पीड बताई हुई है, टेंजेंशियल स्पीड बताई हुई है। ठीक है, राउंड अ कर्व ऑफ रेडियस 100 मीटर, फाइंड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। जी, मास भी गिवन है, वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी भी गिवन है, और साथ ही रेडियस भी आपको बता दिया गया है। सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है जिसका फॉर्मूला होता है mv² / r।
तीनों चीजें गिवन है, सिर्फ फॉर्मूला में लगाएंगे आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। जी, ये देखिए मास ऑफ द कार, देन वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में थी, इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकंड में, तो ये आ गई 40 मीटर्स पर सेकंड। एंड रेडियस, सेंट्रीपिटल फोर्स निकालनी है, mv स्क्वायर ओवर आर। m की वैल्यू लगाएं, v की और r की। ठीक है, इनको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16,000 न्यूटन। और इसको जब आप 10 की पावर्स में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 न्यूटन। तो मैच कर लेते हैं आंसर, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 न्यूटन। ठीक है, तो ये इसका आंसर है सेंट्रीपिटल फोर्स का। अब हम इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल करने लगे हैं, स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से लास्ट न्यूमेरिकल करने लगे हैं 5.7। ठीक है, व्हाट इज द लीस्ट स्पीड at which an aeroplane can execute a vertical loop of 1 kilometer radius so that there will be no tendency for the pilot to fall down at the highest point? क्या कहा गया है, आपने वो मिनिमम स्पीड बतानी है जिसके साथ एक एरोप्लेन जो है वो एक वर्टिकल लूप में जाएगा। ठीक है, और वर्टिकल लूप से मुराद है कि एक वर्टिकल जो है, वर्टिकली वो एक रेडियस ड्रॉ करेगा, एक सर्कल ड्रॉ करेगा, एक सर्कल में मोशन करेगा, मूव करेगा, और उस सर्कल का जो रेडियस है वो 1 किलोमीटर होगा। ठीक है, आपने बताना है कि वो स्पीड कितनी होनी चाहिए कि पायलट जो है वो फॉल डाउन ना करे एट द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल को करने के लिए थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो पायलट है बेसिकली वो उसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिस सर्कुलर पाथ में एरोप्लेन मूव कर रहा है। ठीक है, तो पायलट के गिरने का मतलब है कि आप समझ लें एरोप्लेन गिर रहा है। ठीक है, या थोड़ी देर के लिए एरोप्लेन को जहन से निकाल दें, आप समझेंगे पायलट जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब जब वो सर्कल में मूव करने लगता है, अर्थ है, अर्थ के अराउंड एक सर्कल सर्कल में मूव करने लगा है वो, जिसका रेडियस 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो सर्कल में जब वो मूव कर रहा है, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर है, हाईएस्ट पॉइंट से मुराद है कि वो 1 किलोमीटर के रेडियस पर है। ठीक है, सर्कल तक पहुंच चुका है, जैसे ही उसको लॉन्च किया है हमने, वो सर्कल तक पहुंच चुका है, तो वो ही उसका हाईएस्ट पॉइंट होगा। तो आपने बताना है कि मिनिमम कितनी स्पीड हो कि वो वापस अर्थ के ऊपर ना गिरे, यानी कि वो सर्कल में मूव करता रहे, अर्थ की तरफ वापस ना आए। तो ये कुछ ऑर्बिटल वेलोसिटी वाली बात नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है ये ऑर्बिटल वेलोसिटी से रिलेटेड है। जरा ऑर्बिटल वेलोसिटी की तरफ चलते हैं दोबारा से। ये थी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, इस ऑर्बिटल वेलोसिटी का हमने ये एक्सप्रेशन निकाला था, कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, ये एक्सप्रेशन निकाला था, तो लिहाजा ये मिनिमम स्पीड यानी ऑर्बिटल स्पीड आपको दे रहा था। यही काम जो है हमने अब अपने प्रॉब्लम के लिए करना है। जी 5.7 कर रहे थे हम, तो आपने ये लीस्ट स्पीड या ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में एक छोटी सी चीज जो है वो हुई हुई है, वो मैं आपको अब बताने लगी हूँ। देखें यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट जी आर। अब ये जी, स्मॉल जी कहाँ से आया, हमने तो फॉर्मूले में कैपिटल जी और कैपिटल एम पढ़ा था। तो अगर आपको याद हो या आप मैट्रिक में पढ़ते आए हैं, स्मॉल जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का ये रिलेशन होता है, कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर स्क्वायर। तो अभी जो हमने वेलोसिटी का, ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पढ़ा था, वो था v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर। अब आप क्या करें, नीचे आर स्क्वायर बना लें, आर से मल्टीप्लाई करवा देंगे नीचे और ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर ही।
तो GM ओवर आर स्क्वायर जो है उसकी जगह आप G लिख देंगे और जो आर आपने मल्टीप्लाई करवाया था ऊपर वो एज इट इज आ जाएगा। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो ये बन जाएगा, G के स्क्वायर रूट GR। अगर नहीं तो आप वही वाला एक्सप्रेशन यूज कर लें। उसमें थोड़ा सा आपको ये होगा कि आपको G की वैल्यू भी याद होनी चाहिए और M की भी ज़बानी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो हाँ, तो इस वजह से ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये थोड़ा सा सिंपल है, क्योंकि G की वैल्यू तो आपको आती ही है और R की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी। 1 किलोमीटर थी तो इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई करके ना 1000 मीटर बना लिया, SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो अगर आपको कैपिटल G और कैपिटल M की वैल्यू याद है तो आप वो वाला एक्सप्रेशन यूज कर लें। अदरवाइज इस रिलेशन को यूज करके स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M ओवर आर स्क्वायर, इसको यूज करके अपने फॉर्मूला को इस फॉर्म में रिड्यूस कर लें। दोनों इक्वेलेंट हैं, ठीक है, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है, दोनों इक्वेलेंट हैं। तो अब यहाँ पे G की वैल्यू लगाएं 9.8, R की वैल्यू लगाएं, इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाता है 98.9 मीटर पर सेकेंड, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 99 मीटर पर सेकेंड। तो मैच कर लेते हैं। जी, वेलोसिटी इज 99 मीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।